स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास 7th चैप्टर 2 से ब्रिंगिंग अप करी। करी A 5-month-old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and a keeper। यानी कि जो करी है वो क्या है, एक 5 मंथ की बेबी एलिफेंट है जो अपने 9-year-old फ्रेंड और कीपर जो उसका ध्यान रखता है उसके साथ रहती है। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। करी बहुत ज़्यादा नहीं खाती बट 16 किलो का जो ट्विग्स होते हैं, जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको खाती है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। करी द एलिफेंट वॉज 5 month ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। यानी करी जो एलिफेंट है, जो एलिफेंट का नाम करी है, वो 5 month ओल्ड था जब उसको दिया गया था। I was 9 year old and I could reach his back if I stood on tiptoe। मैं सिर्फ 9 years का था और मैं उसकी बैक तक पहुंच जाता था अगर मैं एकदम टिप पे, यानी अपनी होता है ना एकदम टिप पे खड़े होना, वैसे। He seemed to remain that high for nearly 2 years। यानी 2 साल तक वो इतना ही ऊंचा रहा। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे थे, हम दोनों साथ साथ ही बढ़ रहे थे, तो इसलिए शायद मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि जो करी है वो कितना बड़ा और कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। देखो thatched roof क्या होता है, जो रूफ मतलब पत्तों से या फिर छोटी मोटी चीज़ों से बनती है ना, टूटी फूटी चीज़ों से। तो उसने बोला है कि वो एक ऐसी जगह पे रहता था thatched roof के अंडर, जहाँ पे क्या था, थिक स्टम्प ट्री के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे वो रेस्ट करता था, और वो जो थैच रूफ थी ना, वो उसके सहारे खड़ी थी, और वो इस तरह से खड़ी थी कि वो गिरे ना, वो रूफ ना गिरे जब जो करी है अगर वो पोल से भिड़ जाए तो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक बहुत ही सबसे पहली चीज़ जो करी उस एलिफेंट ने की थी कि उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with। करी को ना बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं खाता था, फिर भी उसको 40 pounds ऑफ ट्विग्स हर दिन चाहिए होते थे चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। यानी कि हर दिन जो स्टोरी सुना रहा है वो बता रहा है कि मैं उसको लेके जाता था उसको नहलाने के लिए, नदी के किनारे वो उसको नहलाने के लिए लेके जाता था। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। वो लेट जाता था इस तरह से, बिल्कुल जो किनारा होता था, मिट्टी वाला किनारा, और मैं उसको जो वहाँ पे साफ मिट्टी होती थी उसकी बैक पे उससे रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जब वो सैंड पे लेटा रहता था, उसके बाद वो पानी पे बहुत देर तक लेटता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। अब क्या होता था, जब वो बाहर निकलता था सैंड की वजह से और पानी की वजह से, उसके स्किन एक लकड़ी का बहुत ही फट्टा होता है जो बहुत ही शाइन करता है, उसकी तरह उसकी स्किन चमकती थी। और जैसे जैसे वो क्या करता था, बहुत ही खुश होता था, आवाज़ें निकालता था जब जब जो स्टोरी सुना रहा है वो उसकी पीठ को रब करता था पानी से। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। उसके बाद क्या होता था, वो उसको बस लीड करके ले जाता था कहीं एकदम से रैंडमली जहाँ भी होता था, और यही एक ईजीएस्ट तरीका होता है किसी भी एलिफेंट को लीड करने का कि उसकी मर्जी से चले। एंड देन लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और जो बिल्कुल जंगल का किनारा होता था वहाँ उसको छोड़ देता था। उसके बाद मैं फॉरेस्ट चला जाता था जहाँ मैं उसके लिए बहुत ही मीठी और टेस्टी ट्विग्स लेने के लिए जाता था ताकि डिनर में वो खा सके। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs। उसको काटने के लिए बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, जिससे वो ट्विग्स कट पाएँ। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। अब क्या होता था, वो बहुत ही जो पैनी कुल्हाड़ी होती थी उससे उन ट्विग्स को काटता था। क्यों? क्योंकि अगर वो गलती से ज़्यादा कट जाती थी या ख़राब हो जाती थी तो एलिफेंट उसको टच नहीं करता।
इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी, यानी कि उस एलिफेंट के लिए छोटे छोटे ट्विग्स लाना या बड़े ट्विग्स लाना प्लस सैपलिंग्स लाना, जो छोटे प्लांट्स होते थे, वो ईजी नहीं था। उसको बहुत सारे ट्रीज़ पे चढ़ना पड़ता था ताकि वो अच्छे से अच्छी सी ट्विग्स ला पाए उसके लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling me to इन द डिस्टेंस, यानी कि क्योंकि उसको बैनियन ट्री की ब्रांचेस बहुत पसंद थी जो एकदम ऊपर ऊपर मतलब ऐसे ग्रो करती थी, तो वहाँ पे एक दिन वो खट्टा कर रहा था। तब उसने, मार्च का टाइम था, स्प्रिंग डे था, उसने एकदम से ऐसे आवाज़ सुनी जैसे कि करी उसको बहुत दूर से बुला रहा हो। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, क्योंकि अभी भी करी बहुत छोटा था, तो अभी एक एलिफेंट की जगह आवाज़ एक बेबी की जैसी आ रही थी। एलिफेंट की तो नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था एक बेबी बोल रहा है। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. उसको ऐसा लगा, जो यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं, कि मुझे ऐसा लगा कि कोई करी को बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं फटाफट से ट्री से उतरा और मैं बिल्कुल जंगल के किनारे की तरफ भागा जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था, बट वो वहाँ नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा, आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, पर उसको करी नहीं मिला। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. यानी कि उसने क्या देखा, एकदम किनारे पे देखा पानी के, तो उसने एक ब्लैक कलर का कुछ ऐसा देखा कि जैसे वो जो पानी की सरफेस पे स्ट्रगल कर रहा हो, मतलब कुछ जैसे बाहर निकलने की कोशिश या थोड़ा सा वहाँ पे मेहनत कर रहा है कुछ करने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। जब वो थोड़ा सा ब्लैक जो भी था वो ऊपर उठा तो उसने देखा कि वो उसके एलिफेंट का ट्रंक था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो होता है इस पोर्शन को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे ऐसा लगा कि जैसे करी डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच बिगर देन आई। वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था, मतलब मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। क्योंकि मैं पानी में कूद के एक 400 pound के एलिफेंट को तो बचा नहीं सकता था जो कि मुझसे बहुत बड़ा है। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. But I saw his back, मैंने देखा कि उसकी जो पीठ है वो थोड़ी सी उठी हुई है पानी से, और जैसे ही करी ने मुझे देखा वो एकदम से एकदम चिल्लाया, आवाज़ मचाई और वो आने लग गया, स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हाथ पाँव चला के वो शोर पे, किनारे पे आने की कोशिश करने लग गया। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. यानी कि जैसे ही क्या हुआ, वो जैसे बाहर आने की भी कोशिश कर रहा था, उसने एकदम से उसको पानी में गिरा दिया, और जैसे ही वो गिरा, एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक बच्चे को देखा जो बिल्कुल फ्लैट, ऐसे ही बस लेटा हुआ है, कहाँ पे, रिवर के एकदम बॉटम पे। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. यानी कि क्या हुआ कि वो एकदम से बॉटम पे तो उसने टच नहीं किया था, बट एक तरह से वो तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sandbag and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मैं सरफेस पे आया पानी की, तो मैंने एकदम से वो सरफेस पे ऊपर की तरफ उठा सांस लेने के लिए, तो वहाँ पे करी था, और करी ने अपने पैरों को बिल्कुल सैंड, जो वहाँ पे मिट्टी थी उसमें पैरों में धंसाया हुआ था उस मिट्टी में, और वो अपने ट्रंक को, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको स्ट्रेच कर रहा था, कैसे, जैसे कि वो उसको हाथ दे रहा हो। आई डाइव डाउन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रोनिंग बॉय I pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. अब जैसे ही मैं नीचे गया, ठीक है, मैंने कोशिश करी उस डूबते हुए बच्चे की बॉडी को बाहर निकालने के लिए, बट मैं अच्छा स्विमर नहीं था, इसलिए मैं स्विम नहीं कर पा रहा था, और जो धीरे धीरे जो पानी चल रहा था वो मुझे अपने साथ लेके जा रहा था। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. वैसे तो वो जो था, जैसे ही उसने हमें देखा करी ने कि हम एकदम बहते हुए जा रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो करी बहुत ही स्लो था और बहुत ही डल था, बट एकदम से वो हमें बहते हुए देख के एकदम बाज की तरह, लाइक हॉक की तरह, एकदम बाज की तरह वो बाहर आया, लाइक मतलब हमारी तरफ आया, जहाँ पे उसने क्या किया, वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और उसने दोबारा से अपना ट्रंक क्या किया, स्ट्रेच आउट किया, बाहर निकाला। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उठाया ताकि मैं क्या करूँ, उसके ट्रंक को पकड़ लूँ, बट वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगैन, मैं दोबारा पानी के अंदर जाने लगा, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मतलब ओनर है करी का, उसको रियलाइज़ हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा डीप पानी नहीं है, तो वो एकदम से नीचे तक गया रिवर में, एकदम पैर से पुश मारा, ठीक है, किक किया बेड को, जो रिवर बेड होता है किनारे को, और एकदम से ऊपर एरो की तरह आया, ठीक है, और उसके हाथ में वो लड़का भी था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मतलब जैसे ही वो बाहर आया पानी के, उसको ऐसा लगा कि उसके गर्दन के किनारे कुछ अजीब सा है, ठीक है, लेकिन वो डर गया था क्योंकि उसको लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो उसको खा जाएगा। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, लेकिन क्या हुआ, मैंने करी की आवाज़ सुनी तो मुझे पता था कि ये जो ट्रंक है वो ये जो मेरे नेक के आसपास है, ये करी का क्या कहते हैं ट्रंक है, और उसने हम दोनों को एकदम किनारे पे खींच लिया। Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. यानी करी को ना बहुत ध्यान रखना पड़ता था, वो बच्चा था, ऐसा मतलब एकदम बच्चा था, उसको ट्रेन अगर अच्छे से करना पड़ता था। उसके अलावा अगर उसको नहीं समझाओ कि वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है तो वो और ज़्यादा शरारतें करने लगता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी ने एक दिन उसको बनाना दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और बहुत जल्दी उसको बनाना बहुत पसंद आने लग गए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम बहुत बड़ी प्लेट्स, मतलब एक बहुत बड़ी प्लेट रखते थे एकदम डाइनिंग रूम की विंडो पे, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ, सारे बनाना एकदम से गायब हो गए, तो हमारी फैमिली ने, जो सर्वेंट्स थे जो काम करते थे, उन लोगों पे ब्लेम डाला कि शायद तुमने सारे बनानास खा लिए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, फ्रूट्स दोबारा गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। इस बार क्या हुआ, ब्लेम मुझ पे आ गया कि मैंने करा है, मैंने सारे बनानास खाए हैं। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। क्योंकि इसमें क्या हुआ, अब मुझे बहुत गुस्सा आया अपने पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे भी, क्योंकि मुझे पता था वो फ्रूट्स मैंने तो नहीं लिए, इन्होंने किसी ने लिए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फ्रूट गायब हुए, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। अब क्या हुआ, अब एक दिन जब दोबारा से फ्रूट्स गायब हुए तो मुझे कुछ बनाना मिले, एक बनाना मिला जो बिल्कुल मतलब ख़राब हुआ था, और वो करी के पवेलियन में थे। मुझे बहुत ही सरप्राइज़ लगा क्योंकि मैंने कभी भी कोई फ्रूट वहाँ नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, ट्विक्स खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं डाइनिंग रूम के पास बैठा था और मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ फ्रूट्स लेके जाने चाहिए टेबल से, या लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कोई चीज़ दिखी, वेरी मच लाइक अ स्नेक, सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। तो क्या हुआ, जब वो सोच ही रहा था तब एकदम से एक बड़ी सी ब्लैक जैसे स्नेक जैसी चीज़ उसे दिखी, जो सारे के सारे बनाना को ले गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। उसको बहुत ही क्या लगा, शॉक लगा, और वो बहुत डर गया था क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा था कि कोई स्नेक बनाना खाता हो, और ये बहुत ही अजीब सा गंदा सा स्नेक होगा जो चुपचाप क्या करता है, आता है और फ्रूट्स ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद द ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। मतलब वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला और डर के मारे वो घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। मुझे डर लग रहा था क्योंकि
मुझे लगा कि स्नेक आएगा और वो हम सारी चीज़ें घर की खा जाएगा, सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया मैंने किरी का बैग देखा जो धीरे धीरे मतलब डिसअपियर हो रही है, लाइक किरी वहाँ पे जा रहा है उधर की तरफ। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, मुझे किरी का साथ चाहिए था ताकि मैं बेटर फील करूँ। मैं उसके पीछे पीछे भागा एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और जब मैं उसके पीछे भागा तो मैंने देखा कि वो तो बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानास वर लाइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम। मुझे बड़ा शौक सा लगा कि ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे आसपास बनाना ही बनाना है। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपना ट्रंक बहुत मतलब ऐसे पूरा फैलाया और वहाँ से क्या हुआ, जहाँ पर वो खड़ा था उससे थोड़ा दूर उसने अपना ट्रंक फैलाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। और तभी वो ट्रंक एक ब्लैक स्नेक जैसा लगा और उसने रियलाइज़ किया कि जो थीफ था, जो तब से फ्रूट्स चुरा रहा था, वो करी था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट हैज़ करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। फिर मैंने उसको कान से मतलब पकड़ के लेके आया मैं उसको, और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये करी है जो इतने टाइम से फ्रूट्स खा रहा है, ये मैं नहीं हूँ। Then I scolded him, for elephant understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. तो मैंने करी को डांटा, क्योंकि जैसे एलिफेंट बच्चे डरते हैं वैसे करी भी मतलब उसको डांटते थे हम लोग, वो बच्चा ही था हमारे लिए। तो मैंने उसको डांटा कि अगर मैंने तुम्हें नेक्स्ट टाइम फ्रूट चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हें मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स। यानी कि करी को पता था कि सब उससे गुस्सा हैं। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसका जो कहते हैं ना लाइक जो उसका खुद प्राइड जो होता है अपना कि हाँ हम ऐसे हैं, थोड़ा सा ईगो और सब कुछ मिला के, वो चीज़ उसकी इतनी मतलब उसको ठेस लगी थी कि उसको ऐसा लगा कि मैं दोबारा कभी कुछ नहीं चुराऊंगा, और उसने एक्चुअली कभी कुछ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक दैम। और उसके बाद से कभी भी कोई उसको फ्रूट देता था तो हमेशा ऐसे आवाज़ निकालता था जैसे वो उनको थैंक्स बोल रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अब एक जो एलिफेंट है ना, आप उसको अगर उसकी गलती है उसके लिए आप उसको पनिश करोगे तो वो ठीक है, वो सह लेगा। लेकिन अगर आप उसको बिना गलती के पनिश करोगे तो वो याद रखेगा और वो दोबारा से आपको जवाब भी देगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. यानी एक एलिफेंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कब उसको बिठाना है, कब उसको खड़ा करना है, कब उसको बोलना है कि वो जल्दी चले, कब धीरे के लिए बोलना है। You teach him these things as you teach a child. आप उसे एक ऐसे ये चीज़ें सिखाओ जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते। If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. यानी कि जैसे आप उसको धत बोलोगे और उसको कान से खींचोगे तो वो धीरे धीरे बैठना भी सीख जाएगा। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is signal to walk. अब उसको माली बोल के क्या करोगे, आगे की तरफ थोड़ा सा करोगे तो वो उसके ट्रंक को आगे खींचोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसको चलना है। करी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन्स। जो करी था मली मतलब चलना उसने 3 लेसन के बाद सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। यानी कि 3 लेसन्स में उसने मली तो सीख लिया कि मुझे चलना है, लेकिन धत से बैठना है वो उसको 3 वीक्स लग गए ये सीखने के लिए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। यानी कि जो करी था उसको बैठना बिल्कुल नहीं पसंद था, ना वो बैठता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन you who took care of him, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. यानी कि और पता है एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए कि वो बैठ जाए? क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप उसका ध्यान रखते हो तो क्या होता है, जब वो 2 से 3 साल का होता है तो क्या होता है, आप उसकी पीठ पे तभी पहुंच पाओगे जब आपके पास एक सीढ़ी है। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. इसीलिए एलिफेंट को धत बोल के बिठाना सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको सिखाओगे नहीं तो आपको पूरे टाइम एक सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी पीठ पे चढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप उसको बैठना सिखा दोगे तो आप डायरेक्टली उसकी पीठ पे चढ़ सकते हो। और कौन होगा जो हर दिन लैडर लेके घूमेगा?
द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, यानी कि सबसे मुश्किल चीज़ जो एक एलिफेंट को सिखाना है दैट इज़ अ मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और वो 5 साल लेता है इसको सीखने के लिए. द मास्टर कॉल अब होता क्या है, एक स्ट्रेंज हिसिंग होलिंग साउंड होता है, हाउलिंग साउंड. एंड इफ़ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू नो व्हाट टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, यानी एक अजीब सी आवाज़ होती है, ठीक है, एज इफ़ एक स्नेक और टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आपको वो तरह की आवाज़ उसके कान में बनानी पड़ती है, लाइक बोलनी पड़ती है. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. और आपको पता है कि अगर आप एक एलिफेंट को ऐसी आवाज़, लाइक उसके कान में ऐसी आवाज़ करोगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulled down the tree in front of him with his trunk. यानी कि अब क्या होता है, समझ लो आप एक जंगल में फंस गए, ठीक है, आप उस जंगल में फंस गए, बिल्कुल अंधेरा है आसपास, सिर्फ स्टार्स आपको दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, और बहुत ही लंबा रास्ता है. तो आप अगर वहाँ पे मास्टर कॉल दोगे, वो साउंड दोगे, तो क्या होगा, एलिफेंट क्या करेगा, सारे पेड़ों को तोड़ ताड़ के वो एकदम से ना एकदम उसके सामने ही तोड़ देगा, और सारे एनिमल्स इससे डर जाएंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. और जब आप मास्टर कॉल देते हो तो क्या होता है, जो मंकीज़ हैं वो अपनी नींद उनकी टूट जाती है और वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे चले जाते हैं. उसके बाद you can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all direction below. आप उन monkeys को भी देख सकते हो, अलग अलग animals को देख सकते हो जो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और आप टाइगर की आवाज़ भी सुन सकते हो दूर से. इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यानी कि करी खुद भी डर जाता है. देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. इस तरह से एलिफेंट क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अब सारी चीज़ें, मतलब जो एलिफेंट है वो सारे पेड़ों को तहस नहस करता है और एक रास्ता उसको मिल जाता है ताकि वो जंगल से सीधे घर पे पहुंच जाए. तो ये रोल होगा मास्टर कॉल का, क्योंकि उसकी वजह से सारे एनिमल्स डर जाएंगे, इनफैक्ट टाइगर तक डर जाएगा और एक रास्ता मिल जाएगा घर के लिए. तो वो चीज़ सीखने में करी को बहुत टाइम लगा था. तो स्टोरी में बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में बताया कि कैसे उसका वो फ्रेंड था और किस तरह से वो बिहेव करता था, कैसे उसको बनाना पसंद थे और कैसे उसने चीज़ें सीखी. तो ये था चैप्टर 2 क्लास 7th इंग्लिश का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. और वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते हैं, आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, चाहे सब्जेक्ट भी दूसरे हों, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अपने क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में आप चैप्टर्स देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.